नमस्कार दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों से फंडामेंटल में कुछ पढ़ा नहीं है। थोड़े फिजिकल बैरियर थे और जो ऐसे मेंटल बैरियर थे जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है, ऐसे थोड़े बैरियर आ गए थे। अभी टेक्निकल बैरियर थोड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैंने पढ़ना फिर से शुरू कर दिया है। हम थोड़े ही देर में ये जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल के, जो 11वां लेक्चर है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले अभी तक आपने जो मैं 10 दिनों से पढ़ा नहीं रहा था, तो उन दौरान आपने जो रिपीट कर लिया होगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपने सभी मेरे लेक्चर फिर से एक बार रिपीट कर लिए होंगे और ये आगे लेक्चर हो वो भी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम शुरुआत कर दे फंडामेंटल का 11वां लेक्चर, ठीक है? तो देखते रहिए फंडामेंटल। यहाँ तक कुछ देखा था, आप देख सकते हो। जो वाइटल साइंस थे हमने देख लिए थे, टीपीआर, बीपी, एसपीओ2 और पे। यहाँ तक देखा था हम। अब आगे आज बात जो करने वाले थे वो बॉडी मैकेनिज्म है। जो बॉडी मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म क्या है? तो जो पोस्चर है, जो अलाइनमेंट है, जो बैलेंस है बॉडी का, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम। वो यूज स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज मसल। जो स्ट्रॉन्ग मसल और लार्ज मसल, जो सबसे बड़े मसल से उसका यूज करके जो बॉडी है वो परफॉर्म एक्टिविटी करती है सारी। और जो लोकोमोशन मोशन वो क्या है था? हलन चलन। हम जो हलन चलन करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, वो जब करते हैं वो बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो बॉडी के बड़े बड़े मसल्स होते हैं, सारे मसल्स होते हैं, जो बोन होते हैं, उसके सहारे हम सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बॉडी को। वो ग्रेविटी सेंटर जो होता है, ग्रेविटी का सेंटर बॉडी में, वो कहाँ कहाँ होता है? पेल्विस। पेल्विस तो आप जानते होंगे, बीच में आया हुआ है बॉडी में। तो हमने देखा था। फिर आगे आता है कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू बॉडी। जो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, उसे बॉडी से पकड़ के रखना चाहिए, बाद में उसका उपयोग करना चाहिए लोकोमोशन के लिए, जो बॉडी मैकेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट शुड बी कीप वाइड। जो अपना वाइड बॉडी है बहुत अच्छे से आपको बनाना चाहिए, ठीक है? स्पाइन ऑन वर्टिकल अलाइनमेंट। जो स्पाइन होता है वो वर्टिकली होता है, आपको पता ही है। तो चलो, यहाँ हमने जो पोस्चर है, जो बॉडी मैकेनिज्म है वो देखा। स्ट्रॉन्ग नॉर्मल कैसा होता है। अब एबनॉर्मल जो पोस्चर होता है, जो एबनॉर्मल, कई दोस्तों को, कई सारे फ्रेंड्स को और कई लोगों को मुझे पता है एबनॉर्मल पोस्चर का जो होता है वो आदत हो जाता है। एबनॉर्मल पोस्चर क्या है? वो हम ठीक से बैठते नहीं है, उसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों? तो एबनॉर्मल पोस्चर क्या है? तो यहाँ पे पहला है काइपोसिस। काइपोसिस क्या है? तो कनेक्टिविटी ऑफ द थोरासिक स्पाइन। जो थोरासिक स्पाइन है, थोरासिक वर्टेब्रा आप जानते ही हो, तो वहाँ में जो कर्वेचर आ जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और जो एबनॉर्मल पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है वो जो देखाव है वो बहुत बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा हेड है, मैंने यहाँ पे दिखाया है। और ये जो थोरासिक वर्टेब्रा है, वहाँ से हम जो होता है कोई भी इंसान, वो यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऐसा हो जाता है। आप देख सो काइपोसिस कैसा होता है, इस तरीके से ये थोरासिक वर्टेब्रा है वो ऐसा थोड़ा झुक जाता है पेशेंट। और यहाँ ये सब पूरा पोस्चर देख सकते हो ऐसा है, और ये आगे से ये उसका फेस ऐसा रहता है, उसे कहते हैं काइपोसिस। याद रखना, जो थोरासिक का पूछे तो सीधा आना चाहिए आपके दिमाग में क्या? काइपोसिस, ठीक है? लॉर्डोसिस वो क्या है? तो कनेक्टिविटी ऑफ द लंबर स्पाइन। जो लंबर स्पाइन होता है, आपको पता है यहाँ पे लंबर वर्टेब्रा आता है, उसमें ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो कैसा दिखता है वहाँ पे, यहाँ पे पिक्चर मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ देख सकते हो, ये जो मैन होता है उसका जो फेस है ऐसा सीधा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो ऐसा हो जाता है। जो लंबर स्पाइन होता है वहाँ से कर्वेचर आता है, तो उसे कहते हैं लॉर्डोसिस। बाद में आता है स्कोलियोसिस या स्कोलियोसिस, ऐसा कुछ कहा जाता है। वो क्या है? तो लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन, और वो किस शेप में होती है? या एस शेप में या फिर सी शेप में। वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जो हमने बात की थी, ये जो स्पाइन है वो काइपोसिस में ऐसी हो जाती है,
लॉर्डोसिस में यहाँ से लंबर में से हो जाती है। लेकिन जब वो स्पाइन सीधी के ये स्कोलियोसिस में क्या होता है, एस शेप या फिर सी शेप में मोड़ मोड़ आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा हो चुका है। कई लड़कियां या फिर कई लड़के को ऐसी आदत होती है इस तरीके से खड़े रहने की, और उसकी वजह से जो स्पाइन है ऐसी टेढ़ी हो जाती है, लेटरल कर्वेचर। ठीक है, तो लेटरल कर्वेचर आए तो याद रखना सीधा आता है स्कोलियोसिस, एस या फिर सी शेप में होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब क्या है, जो पेशेंट होता है वो बेड रिडन रहता है। पेशेंट या फिर जो लोग रहते हैं वो बेड रिडन, बेड में ही पड़े रहते हैं। पेशेंट जो बैठते ही रहते हैं, वो कहीं ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। उनको क्या इफेक्ट आएगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा इमोबिलिटी के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा। जो पेशेंट बेड रिडन रहेगा, बेड रिडन क्या है, तो कई ऑपरेशन होते हैं, कई उसके थ्रू जो पेशेंट होता है वो ऑन बेड ही रहता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, उसकी वजह से वो बेड में ही रहता है। उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है मोबिलिटी पे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते एट्रोपी मसल्स होता है वो हार्ड हो जाता है, एट्रोपी हो जाता है। फिर है कॉन्ट्रैक्चर, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। आपको पता ही है मसल्स एट्रोपी हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, कोई भी मसल्स घिस जाते हैं, सूख जाते हैं। फुट ड्रॉप हो जाता है, फुट जो लेग होते हैं वो ऐसे ड्रॉप ही रहते हैं। रिस्ट ड्रॉप, वो खड़ा नहीं होता, रिस्ट को काम नहीं करता, तो वो उनका ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब क्या है, वो अच्छे से खड़ा नहीं कर पाना, अच्छे से वो हाथ को मोबिलिटी कर नहीं पाता, इमोबिलिटी हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, वो तो आपको पता ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो स्केलेटल सिस्टम है वहाँ हड्डियाँ होती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस हल्की पड़ जाती है। फिर आता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्किन में क्या होता है, तो प्रेशर शोर, बेड शोर हो जाते हैं, वो तो आपको पता ही है। एक्सक्रिएशन, वो जो सिक्रेशन होता है ऐसा फिर होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। फिर आता है मेस्ट्रेशन भी आपको पता है, जो जो डॉट डॉट हो जाते हैं और बाद में पानी भर जाता है, ऐसा हो जाता है स्किन में। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर, इमोबिलिटी के थ्रू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेंशन, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन, या फिर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वो तो आपको पता ही होगा, पेशेंट जब बैठे ही रहेगा, पोजीशन नहीं बदलेगा, पोजीशन बदले तो हाइपरटेंशन होता है, और पोजीशन नहीं बदला तो हाइपोटेंशन। पेशेंट एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा तो हाइपोटेंशन, क्योंकि एक्टिविटी कोई हो नहीं रही, ब्लड की ऐसा सप्लाई की बहुत ज़रूरत है नहीं, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को इतना जो ब्लड होता है वो ज़रूरत नहीं है, तो वो स्लो बीपी थोड़ा रहेगा, इसलिए हाइपोटेंशन। लेकिन जो पोजीशन बदलते रहते हैं तो हाइपरटेंशन थोड़ा भी रह जाता है, तो थोड़ा हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीप में वेन होती है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो क्या है वो आपको पता ही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इमोबिलिटी के थ्रू क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा ही है हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हो जाता है। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया इमोबिलिटी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ के लंग्स के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जीआई सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता है, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इनडाइजेशन पहले तो होता है, इनडाइजेशन, प्रॉपर फूड डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन ही है, तो क्या डाइजेशन क्या होगा। ठीक है, एपेटाइट, उनको भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, हाइपोमोबिलिटी हो जाती है वो। ठीक है, जेनिटल यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें क्या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट
बैठा ही रहता है, बेड रिडन ही रहता है, तो उसको क्या जो कैथेटर करना ज़रूरत पड़ेगी, कैथेटर करते हैं तो यूटीआई का संभावना बहुत है। जितना बेड रिडन का पेशेंट जितना लंबा चलेगा, जितना टाइम ज़्यादा लंबा चलेगा, उसका यूटीआई जो कैथेटर के थ्रू यहाँ पे हो सकता है। रीनल कैलकुली, कैलकुली भी जो स्टोन होता है, स्टोन भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके यहाँ पे जो हमने देखा है, आपको पता ही है कि इमोबिलिटी के थ्रू कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, और जो हमने एबनॉर्मल पोस्चर देखे, उसका कोई तो इलाज होगा ना। जो ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पेशेंट काइपोसिस में चलता है, कोई ऐसा हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यहाँ पे एक्सरसाइज सबसे बड़ा है। एक्सरसाइज यहाँ पे दो टाइप की एक्सरसाइज होती है बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के आधारित दो, और सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलती है उसके आधारित दो टाइप के एक्सरसाइज होते हैं। एक एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक क्या है? जिसमें O2 जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो बढ़ाता है, तो एरोबिक कहता है। एनारोबिक जो O2 है उसको O2 हमारा कम हो जाता है, तब एनर्जी मिलती है। O2 कम होने पर एनर्जी, उसे एनारोबिक कहते हैं। ऐसी भी एक्सरसाइज होती है, यहाँ पे गूगल कर सकती हो आप कैसी कैसी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज के बारे में आपको पता ही होगा। बेस्ड ऑन मसल टेंशन रिक्वायर्ड। ठीक है, जो मसल्स होता है उसमें टेंशन आता है, तनाव आता है, खिंचाव आता है, उसके आधारित जो यहाँ पे टाइप है वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक। तो हम तीनों पढ़ते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक किसे कहते हैं? जो टेंशन आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्टिव मूवमेंट होती है और मसल्स मजबूत बनते हैं। ठीक है, जो जिम में ऐसे वगैरह करते हैं उसे कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। जो टेंशन क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को, जो एक्टिव मूवमेंट करते हैं और मसल्स को मजबूत करते हैं, उसे कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक क्या है? आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को पर लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता, ऐसी एक्सरसाइज होती है। और तीसरी है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, टेंशन भी आता है और रेजिस्टेंस आता है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ जो रेजिस्टेंस आता है, तब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किया जाता है। इन सब से हम जो अपना पोस्चर है वो बदल सकते हैं, अच्छे से बॉडी बना सकते हैं, अच्छे से बॉडी बन के जो हमारा जो गोल है वो बहुत अच्छा दिखाओ, वो भी अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं। और ये इमोबिलिटी के जो इफ़ेक्ट है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उन सभी को हम ट्रीट कर सकते हैं। किससे? तो एक्सरसाइज से। तो दोस्तों यहाँ 11 लेक्चर में फंडामेंटल के हम इतना रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वाले हैं कंफर्ट मेजर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए देखता रहना फंडामेंटल के लेक्चर। थैंक यू।